नहीं नहीं, आपकी क्या गलती है? गलती तो मेरी बदकिस्मती की है। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे पिता ने तुमसे क्यों शादी कराई। तुम तो बस बैठकर बातें बनाते हो, काम ढूंढने की तुम्हारी नीयत ही नहीं है। ये सब तुम क्या कह रही हो रूपा? अभी ऐसी हालत है कि तुम्हें मेरे साथ खड़े रहना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे ताने मार रही हो। क्या तुम्हें लगता है मैं काम ढूंढने नहीं जाता? रोज सुबह निकलता हूँ, दर दर भटकता हूँ, लेकिन अगर काम मिलता ही नहीं तो मैं क्या करूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब आपके पास अपनी पत्नी को रखने की शक्ति नहीं थी, उसे 2 वक्त की रोटी खिलाने की हिम्मत नहीं थी, तो आपने शादी क्यों की? मैं चली जाऊंगी। जिधर मेरी नजर जाएगी मैं चली जाऊंगी। ऐसी जिंदगी से तो मरना बेहतर है। भाड़ में जाए ऐसी कलेशनी पत्नी। अगर आज मुझे काम ना मिला तो मैं घर आऊंगा ही नहीं। बड़ी आई सेठानी बनने वाली, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। रतन गुस्से में घर से निकल जाता है। जहाँ एक ओर गरीबी से जूझ रहे रतन के घर में अशांति थी, वहीं दूसरी ओर राजमहल के वैभवशाली कक्ष में भी चिंता का माहौल था। महाराज अपने मंत्री के साथ गहन विचार विमर्श में थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। मंत्री जी, रानी कुमकुम के बारे में क्या खबर है? उन पर कड़ी नजर रखिए। मुझे सूचना मिली है कि वो फिर गुस्से में महल से चली गई हैं। जी महाराज, हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि वो महल से कुछ दूर ही हैं। कुछ दिन उन्हें अकेला ही छोड़ दीजिए। उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्हें बहुत सदमा लगा है। इसी वजह से वो अक्सर मुझसे रूठ जाती हैं और बहस करती रहती हैं। रानी माँ का भी कहना है कि उन्हें कुछ समय अकेले रहने दीजिए। महल की चकाचौंध से बाहर निकलकर एक शांत जीवन जीना चाहती हैं। महाराज, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है। महारानी कुमकुम की सुरक्षा सर्वोपरि है। मैं आपकी बात समझता हूँ मंत्री, इसीलिए आप उनके पीछे एक गुप्तचर लगा दीजिए। मुझे पल पल की खबर मिलती रहे कि वो कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आभास ना हो कि उन पर कोई नजर रख रहा है। उनकी निजता का भी ख्याल रखा जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। गुप्तचर तुरंत उनके पीछे लगा दिया जाएगा। सूरज अब अपनी चरम पर था और रतन गुस्से और हताशा से भरा गांव के बाहर एक शांत सरोवर की ओर बढ़ा जा रहा था। तभी उसकी नजर सरोवर के किनारे बैठी एक युवती पर पड़ी। वो कोई साधारण युवती नहीं थी, बल्कि राजमहल की राजकुमारी कुमकुम थी, जो महल की चकाचौंध से दूर अपनी भावनाओं से जूझ रही थी। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कोई काम नहीं, घर में कलेश। लगता है मेरा जीवन बस ऐसे ही कटेगा। तभी रतन उस रानी के पास जाता है। देवी जी, क्या आप ठीक हैं? इतनी अकेली यहाँ क्यों बैठी हैं? तुम्हें क्या? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? जाओ यहाँ से। माफ करना देवी जी, मैं बस पूछ रहा था। आप इतनी उदास लग रही थीं, मुझे लगा शायद कोई परेशानी हो। मेरा नाम रतन है। परेशानी ही परेशानी है रतन। मेरा मन अब इस दुनिया से ऊब चुका है। सब कुछ खो दिया है मैंने। अब मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती। शांति बाहर नहीं, मन में मिलती है देवी जी। अगर आप चाहें तो मेरे छोटे से घर में कुछ दिन रुक सकती हैं। शायद गांव का सादा जीवन आपको थोड़ा सुकून दे सके। हमारे पास महल जैसी सुविधाएं तो नहीं हैं, लेकिन दिल से आपको अपना मानेंगे। तुम एक अजनबी को अपने घर आने का न्योता दे रहे हो? मेहमान भगवान का रूप होते हैं देवी जी, और आपको देखकर लगता है कि आपको सच में शांति की जरूरत है। ठीक है रतन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। शायद यही मेरे लिए सही रास्ता हो। रतन और कुमकुम रतन के घर की ओर चल पड़ते हैं। दूर एक पेड़ के पीछे छिपा गुप्तचर ये सब देख रहा होता है और तुरंत महाराज को सूचना देने के लिए निकल पड़ता है और महाराज के सामने खड़ा होकर सारी बात बताता है। महाराज, राजकुमारी कुमकुम एक गांव के मछुआरे रतन के साथ उसके घर गई हैं। ठीक है, रहने दो। राजकुमारी को जितने दिन उस मछुआरे के घर रहना है रहने दो। उन्हें कुछ मत बोलो, बस थोड़ी बहुत नजर रखे रहो। उन्हें अपनी मर्जी से जीने दो, शायद इसी में उन्हें शांति मिले। रतन रानी के साथ अपने घर की ओर चल देता है। जहाँ घर पहुँचते ही उसकी पत्नी रूपा उस पर बरस पड़ती है। अरे आ गए? बड़े शेख ही बघार कर गए थे कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। क्या हुआ? निकल गई सारी हवा? आ गए ना मेरे पास ही। इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे रुको रुको भाग्यवान, तुम तो घर आते ही कलेश करने पे उतारू हो गए। पहले मेरी बात तो सुनो। तभी रूपा की नजर राजकुमारी कुमकुम पर पड़ती है, जो रतन के पीछे खड़ी है।
अरे देवी जी, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? रूपा, ये रानी कुमकुम है और ये हमारी मेहमान है। ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ हाँ रानी सा, क्यों नहीं, आपको जितने दिन यहाँ रहना है आप रह सकती हैं। धन्यवाद बहन। मैं महल की भाग दौड़ और दुनिया से दूर एक साधारण जीवन जीना चाहती हूँ। जी जरूर देवी जी, आपका स्वागत है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। हमारे छोटे से घर को ही अपना घर समझिए। हाँ हाँ रानी सा, आपको जो भी जरूरत हो बेझिझक बताना। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगी। मैं महाराज से कहकर तुम्हें महल में कोई काम या सम्मान दिलाऊंगी। रतन और रूपा खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। रानी उनके साथ रहने लगती है और गांव के सादे जीवन का आनंद लेने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह रतन फिर से मछलियां पकड़ने के लिए सरोवर पर जाता है। उसके मन में कई विचार उमड़ घुमड़ रहे होते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक भी मछली नहीं फंस रही। घर में मेहमान भी हैं। अगर मैं खाली हाथ गया तो रूपा क्या सोचेगी और रानी क्या सोचेगी? उन्हें लगेगा कि मैं एक निठल्ला हूँ, नालायक हूँ, कुछ नहीं कर सकता। क्या करूँ मैं? हे भगवान, अब तो कृपा कीजिए। एक तो पैसों की कमी, ऊपर से पत्नी की अशांति। अब अच्छा नहीं लगता। ये आखिरी बार जाल डालूंगा। अगर इस बार मछली नहीं फंसी तो इस नदी के पानी में डूबकर जान दे दूंगा, लेकिन इस चेहरे के साथ वापस घर नहीं लौटूंगा। रतन अपनी पूरी ताकत से जाल पानी में डालता है और कुछ भारी महसूस होता है। वो धीरे धीरे जाल खींचता है। ई का, ये तो सुनहरी कंगन जैसा कुछ लग रहा है। सुनहरी कंगन! भगवान ने बहुत दिनों बाद मेरी सुन ली। ये तो सोने का है। कंगन पाकर रतन खुशी से झूमता हुआ घर की ओर लौट रहा था। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी रास्ते में उसे अपने मामा मिलते हैं। अरे रतन, इतना जल्दी मछली पकड़ ली हला? घर वापस जाता का? आई का बहुत खुश दिखता आज। मछली? दोबारा मछली पकड़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी मामा। भगवान की कृपा से रतन भी अब अमीर बन जाएगा। वाह रे, ये तो बड़ा बढ़िया खबर है। का शहर में तोहरा के नौकरी मिल गई का? अरे नहीं नहीं, ये देखिए भगवान ने मेरी झोली में क्या डाला है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रतन खुशी से कंगन मामा को दिखाता है। मामा जैसे ही कंगन देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे घबरा जाते हैं। अरे अरे, ये तोहरा कहाँ से मिलल? दे दे हमका, जल्दी दे। हम अभी जाकर ही वापस रख के आवतानी। तोहरा पता नहीं के तू का उठा लायला। क्या कह रहे हैं मामा? भला मैं अपना कंगन आपको क्यों दूं? ये मेरा है। बबुआ, ई खतरनाक कंगन के फेंक दे, अभी के अभी फेंक दे। ई तोहरा बर्बाद कर दी। रतन मन ही मन सोचने लगा। लगता है मामा के मन में इस कंगन को देखकर लालच आ गया है। वे मुझसे इसे फेंकने को कह रहे हैं ताकि वे इसे उठा ले। अब मुझे इन्हें यहाँ से रफू चक्कर करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे सोने के कंगन के बारे में सबको बता देंगे। हाँ हाँ मामा, मैं इसे वहीं वापस रखाता हूँ जहाँ से लेकर आया हूँ। ठीक है, अब आप खुश? ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। जय राम जी की। रतन ऐसा कहकर वहाँ से निकल पड़ता है और अपने आप से ही कहने लगता है मन ही मन, मैं इसके बारे में अब किसी गांव वाले को नहीं बताऊंगा, नहीं तो सब इसके पीछे पड़ जाएंगे। रतन अपने घर पहुंचता है। अभी भी खुशी से फूला नहीं समा रहा है। उसकी पत्नी रूपा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही होती है। अरे क्या हुआ? कुछ कमा धमा कर लाई या नहीं? घर पर रानी है, कम से कम अब तो कुछ कमा कर ले आइए। अरे रुको रुको भाग्यवान, तुम तो घर आते ही कलेश करने पर उतारू हो गई। मैं एक ऐसी चीज लाया हूँ ना, जिससे कि तुम खुशी से फूल ही नहीं समाओगी। रतन अपने जेब से सोने का कंगन निकालता है। रूपा की आंखें कंगन देखकर चमक उठती हैं। वहीं बैठी राजकुमारी कुमकुम भी कंगन देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी रतन के लिए नहीं, बल्कि कंगन को देखकर होती है।
उसके दिल में उस कंगन के लिए एक अजीब सा लगाव पैदा हो जाता है। अरे ये तो सोने का कंगन है, कहाँ मिला आपको ये? हम तो अमीर हो गए। रतन, ये कंगन तुम क्यों ना मुझे दे दो? रानी सा, आपको इसकी क्या जरूरत? आपके पास तो पहले से ही इतने सोने चांदी जेवर हैं। ये तो मेरे पति को मिला है ना, तो ये हमारा हुआ, और आप इसे हम गरीबों से मांग रही हैं। नहीं नहीं, मांग नहीं रही हूँ। तुम तो इसे मुझे दे दो। इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। इस कंगन को देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत लगाव सा हो गया है। मेरा दिल इस पर आ गया है। तुम इसे मुझे दे दो। इसके बदले मैं तुम्हें ऐसे ही सोने के 100 कंगन दूंगी। रतन और रूपा के चेहरे पर चमक आ जाती है। 100 सोने के कंगन सुनकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो लोग उस कंगन को राजकुमारी कुमकुम को देने का मन बना लेते हैं। जी रानी सा, अगर आपको ये इतना ही पसंद आ गया है तो आप इसे रख लीजिए, लेकिन बस उन 100 कंगन के बारे में भूलिएगा मत। और फिर रतन उस कंगन को रानी को दे देता है और जैसे ही कुमकुम उस कंगन को पहनती है, एक जोरदार विस्फोट होता है। चारों ओर खून ही खून दिखाई पड़ता है। जहाँ कुमकुम बैठी थी वहाँ से वो गायब हो चुकी होती है। रतन और रूपा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अरे, ये क्या हो गया जी? रानी सा कहाँ चली गई? अच्छा हुआ वो कंगन मैंने नहीं पहना, नहीं तो मैं भी ऐसे ही गायब हो जाती। अरे वो सब छोड़ो और ये पता लगाओ रानी सा कहाँ गई और ये खून कहाँ से आया। रतन और रूपा अभी भी इस रहस्यमयी घटना से उबर नहीं पाए थे कि तभी बाहर से राजा अपने रथ के साथ आ जाते हैं। उनके साथ मंत्री और कुछ सिपाही भी होते हैं। मंत्री जी, जाइए और मेरी प्रियतमा को बुलाकर लाइए। आज 1 महीना होने वाला है। अब घर चलने का वक्त हो गया है। उनके बिना मेरा दिल नहीं लगता राजमहल में। मंत्री घर के अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। वहाँ पूरे घर में खून ही खून होता है और रानी की चुनरी का एक टुकड़ा वहीं पड़ा होता है, जिससे मंत्री समझ जाते हैं कि कुछ तो बुरा हुआ है। महाराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज। रानी अपनी जगह पर नहीं है, वो अपने स्थान से गायब है। राजा ये सुनकर तुरंत घर के अंदर जाते हैं। वे देखते हैं जहाँ रानी बैठी थी वहाँ खून के निशान हैं और वहाँ उनको एक स्कार्फ का टुकड़ा रखा मिलता है जो राजकुमारी कुमकुम का था। ये क्या है? मेरी रानी कहाँ है? ये खून के निशान कैसे हैं? तुम दोनों ने मेरी रानी के साथ क्या किया? सच बताओ। राजा गुस्से में उनसे कई सवाल करते हैं। उनकी आवाज में भयानक क्रोध है। मैं ये खून नहीं देख सकता मंत्री। महाराज, मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने रानी सा को पैसे और गहनों के लालच में मार डाला। राजा को भी मंत्री की बातों पर यकीन होने लगता है कि हाँ, गहनों के कारण ही मारा होगा। नहीं महाराज, हम पर विश्वास कीजिए, हमने रानी सा को नहीं मारा। हमने तो उन्हें आश्रय दिया था। हम भला उन्हें क्यों मारेंगे? महाराज, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ऐसे नीच नहीं है। हमने तो उनकी सेवा की है। चुप हो जा मूर्ख स्त्री। अब अगर एक शब्द भी अपनी गंदी जुबान से निकाला तो कसम गंगा मैया की अभी तेरी जिह्वा काट लूंगा। मंत्री, पकड़ लो इन दोनों को और कल सुबह की भोर होते ही इन दोनों अधर्मी को फांसी दी जाएगी, जिन्होंने मेरी दुनिया, मेरी खुशियां उजाड़ दी। इन्होंने मेरी रानी को मुझसे छीन लिया। ये सुनकर रतन घबरा जाता है। उसने आव देखा ना ताव, वो वहाँ से भागने लगता है, तेजी से भागता है। अरे जी, आप मुझे छोड़कर भाग रहे हैं, मुझे भी तो अपने साथ ले चलिए। मंत्री, जाओ और उस पापी को पकड़ कर लाओ जो सजा का नाम सुनते ही भागने लगा। जी महाराज, वो जहाँ भी जाएगा आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे पकड़ लाऊंगा। अरे ये क्या हुआ? ये कैसा सिला मिला मुझे रानी की मदद करने का? मैंने तो बस मदद ही की थी। लेकिन रूपा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। अगर मैं नहीं भागता तो वो राजा बिना सच्चाई जाने ही मुझे और तुम्हें मार देता। मैं सच्चाई पता लगाकर ही आऊंगा कि आखिर रानी के साथ हुआ क्या है। रात के सन्नाटे में रतन की तेज धड़कनें साफ सुनी जा सकती थी। पीछे से आ रही घोड़ों की टापें और मशालों की रोशनी उसे मौत की तरह लग रही थी। भागते भागते वो अपने मामा के घर पहुंचा। मामा, ओ मामा, कहाँ हो? बाहर निकलो। अरे रतन, तू यहाँ काहे आ गई लो? पगला गई लड़का।
पूरा गांव में ढिंडोरा पिट गेल बा कि तू रानी सा के मार डाललो। सिपाही लोग तोहरा जान के पीछे पड़ल बा। मामा, मैंने कुछ नहीं किया। आपने उस कंगन को देखते ही पहचान लिया था। आपने कहा था कि उसे फेंक दूं। भगवान के लिए बताइए, वो चीज क्या थी? उसने रानी सा को निगल लिया। रतन, वो साधारण कंगन ना रहे, वो नाग कंगन हा। नाग लोक के राजकुमारी के कंगन। जे कोई बिना हक पहिर लेता हा, वो कंगन एक द्वार बन जाला। अब पहिनैया के खींच के दूसरा दुनिया में ले जाला। तो मामा, अब मैं क्या करूं? तू सीधा यहाँ से चल जा। आगे एगो पहाड़ी आई, ओही जा एगो गुफा मिली। वो गुफा में एक सिद्ध अघोरी रहेला। बस उहे तोहरा के बचावे के रास्ता बताई। मामा के बताए रास्ते पर रतन घने अंधेरे को चीरता हुआ पहुंचा। सामने एक प्राचीन गुफा थी और सामने एक विशाल काय अघोरी चिता की भस्म लपेटे साधना में लीन है। आ गया तू, मौत के साए से भागकर काल की शरण में। बाबा, मुझे बचा लीजिए। मेरी पत्नी बेगुनाह है, उसे राजा फांसी दे देगा। रानी सा को कैसे वापस लाऊं? वो स्त्री मरी नहीं है बालक, वो मायावी कैद में है। एक ऐसी जगह जो हकीकत और सपने के बीच फंसी है। लेकिन याद रख, नागलोक की ये कैद किसी को वापस नहीं भेजती। तेरे पास केवल 24 घंटे हैं। अगर कल की भोर से पहले तूने उसे वापस नहीं निकाला तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस कंगन में समा जाएगी और वो कंगन पत्थर का हो जाएगा। बाबा, मैं एक मामूली मछुआरा हूँ। मैं उस जादू का सामना कैसे करूँगा? ये ले दिव्य विभूति। ये उन आत्माओं की राख है जिन्होंने कभी सत्य का साथ दिया था। वापस उसी स्थान पर जा जहां वो घटना घटी थी। वहां जाकर इस राख को जमीन पर छिड़कना और उस कंगन की शक्ति को पुकारना। वो कंगन लालची है, वो अपनी चीज वापस मांगेगा। तुझे उस कंगन से रानी को सौदा करके मांगना होगा। सौदा? पर मेरे पास देने के लिए है क्या? तेरी सच्चाई। अगर तेरे मन में जरा भी खोट हुआ तो वो द्वार तुझे भी निगल लेगा। जा, और याद रखना, जब तक रानी बाहर न आ जाए अपनी आंखें मत मूंदना। अचानक रतन घर के पिछले हिस्से से अंदर घुसता है और ठीक उसी जगह पहुंचता है जहां रानी गायब हुई थी। सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी और फांसी की तैयारी जोरों पर थी। महाराज, सूरज निकलने वाला है। अब उस औरत को सजा देने का वक्त आ गया है। उसका पति तो डरपोक निकला, भाग गया वो कायर इसे छोड़कर। नहीं, मेरे पति डरपोक नहीं है। हम लोगों ने किसी को नहीं मारा, हमने तो रानी को आश्रय दिया था। तभी अचानक रतन रानी सा के साथ वहां आ जाता है। रुक जाइए महाराज, आपकी रानी जीवित है। अरे प्रियतमा, तुम जीवित हो, पर कैसे? तब रानी सब कुछ राजा को बताती है। रतन घर के पिछले हिस्से से अंदर घुसता है और ठीक उसी जगह पहुंचता है जहां रानी गायब हुई थी और अघोरी द्वारा दी गई भभूति वहां छिड़कता है और देखते ही देखते वहां एक दूसरी दुनिया का मायावी द्वार प्रकट होने लगता है और रतन उसमें खिंचा चला जाता है। सालों इंतजार किया है मैंने इस दिन का। आखिरकार उस धोखेबाज राजा की सबसे प्रिय चीज मेरे पास आ ही गई। रुक जाइए देवी, आप कौन हैं और आपने रानी सा को क्यों कैद किया है? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? रानी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उस राजा ने किया है ना, जिसे तुम अपना अन्नदाता समझते हो। वो एक कायर है। उसने मुझसे प्रेम किया, शादी के वादे किए, लेकिन जब बात मुझे दुनिया के सामने अपनाने की आई तो वो अपनी बदनामी से डर गया।
उसने मुझे धोखा देकर इसी कंगन की शक्तियों में कैद करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। क्या महाराज ने ऐसा किया? उसने मुझे इस कंगन में एक साधु से कैद करवाया था ताकि मैं दुनिया के सामने ना आ सकूं। लेकिन आज तुम्हारी गरीबी और उस कंगन के स्पर्श ने मुझे आजाद कर दिया। अब इस रानी की बलि चढ़ेगी तभी मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। देवी, आपका दुख बड़ा है और महाराज का अपराध उससे भी बड़ा। लेकिन इस प्रतिशोध में रानी सा की क्या गलती? क्या एक बेगुनाह की जान लेकर आपको आपका खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाएगा? मुझे सम्मान नहीं, उसे तड़पते हुए देखना है। अगर आप रानी को मार देंगी तो आप में और इस कायर राजा में क्या फर्क रह जाएगा? असली सजा मौत नहीं, पछतावा है। महाराज को पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती मानने दीजिए, यही आपका असली न्याय होगा। नाग कन्या रतन की आंखों में देखती है। उसे रतन की बातों में सच्चाई और निष्पक्षता नजर आती है। ठीक है रतन, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैं इसे एक मौका देती हूँ। अगर तुमने राजा को सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करवा दी तो मैं उसे माफ कर दूंगी। लेकिन अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मैं उसका और उसके खानदान का सर्वनाश कर दूंगी। क्या नीलिमा ने तुम्हें कैद किया था? हाँ महाराज, अब अगर आपने सबके सामने उसके साथ किए गए अन्याय की माफी नहीं मांगी तो वो फिर आएगी और अपना बदला लेगी। तब मैं डर गया था। समाज एक नागिन को रानी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करता और मेरा राजपाट चला जाता, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं अभी और इसी वक्त ही गांव के चौपाल पर जाकर सबको नीलिमा के साथ हुई नाइंसाफी की कहानी बताऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। और तुम भी मुझे क्षमा कर दो। मैंने क्रोध में आकर एक नेक इंसान पर शक किया। तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी ने आज न सिर्फ रानी की जान बचाई बल्कि मुझे एक बहुत बड़े पाप से भी बचा लिया। आज से रतन और उसका परिवार राजकीय अतिथि होंगे। रतन को इस राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया जाता है और इन्हें इतना स्वर्ण दिया जाए कि इनकी आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी गरीबी का चेहरा न देखना पड़े। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।